दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम लोग स्टोक्स थ्योरम को देख रहे थे और हमने एक दो क्वेश्चन भी किया था और हमने वेरीफाई करके देखा था कि स्टोक्स थ्योरम वैलिड है, मतलब लगा सकते हो। बट इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि कहाँ पे आप इसको लगा पाओगे, कहाँ पे ये सही आंसर नहीं देगी, वो भी जरा देखते हैं। तो पहले मैं स्टोक्स थ्योरम को एक बार फिर से आज का टॉपिक जो है उसी को डिवोट कर रहा हूँ भाई, स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, ये कई बार प्रॉब्लम को आसान कर देती है, कई बार कॉम्प्लिकेट कर देती है। लाइन इंटीग्रल को निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, बट कई बार जो है बहुत लंबा आंसर दे देती है ये, और कई बार ये वैलिड भी नहीं होती। तो आपको थोड़ा वैलिडिटी का पता होना चाहिए, कहाँ पे इसकी वैलिडिटी, कहाँ पे ये वैलिड रहेगी, वो अपने को देखना है। तो ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम कहती है कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी एल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू कर्ल ऑफ एफ डॉट डी एस, ये होगा। अब कुछ लोग यहां पे ये सोचते हैं कि देखो सर, इसने लाइन इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट कर दिया? सरफेस इंटीग्रल में। और आपने एक एपिसोड में पढ़ाया था कि जो सरफेस इंटीग्रल होता है उसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? उसको आप वॉल्यूम इंटीग्रल में कर सकते हो डाइवर्जेंस थ्योरम से। ठीक है, आप इस तरह से वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्यों ना हम लाइन से वॉल्यूम पे चले जाएं? ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों, गलत है ये। लाइन से आप वॉल्यूम पे नहीं जा सकते हो, क्योंकि कोई भी क्लोज्ड लाइन है ना, उससे कभी वॉल्यूम नहीं बनता, उससे सरफेस बन सकता है। अगर ये कोई क्लोज्ड लाइन है, चाहे इसको डिफॉर्म कर लो, चाहे कैसे भी कर लो, ये जो क्लोज्ड लाइन है इससे सरफेस ही बनेगा एक। हालांकि वो सरफेस कई बार टेढ़ा मेढ़ा भी बन सकता है, कैसे भी है, इसको 3D में कैसे भी घुमा लो आप इसको। तो इनसे क्या बनेगा? इससे आपका एक क्लोज्ड, आपकी क्लोज्ड लाइन से क्या बनेगा? ओपन सरफेस बनेगा। और ओपन सरफेस से वॉल्यूम में नहीं जा सकते हो। ध्यान से देखो, ये क्लोज्ड सरफेस से वॉल्यूम में गया है, जबकि यहां पे आपने ओपन सरफेस यूज किया है। तो गलती से इसको आप डाइवर्जेंस लगा के इसके साथ और वॉल्यूम में मत लिख देना। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि इसको बराबर कर दो सर, फिर सरफेस इंटीग्रल को क्या लिखो? डाइवर्जेंस लगा दो और फिर कर्ल ऑफ एफ, और यहां पे जो फील्ड थे इसके डाइवर्जेंस ले लिया और फिर डीवी लिख दो। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है भाई, ये बराबर नहीं होगा इसके, क्योंकि ये जो सरफेस लिखा है ये आपका ओपन सरफेस है। ठीक है, तो ये पॉइंट पे मिस्टेक नहीं करनी है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कर्ल से आप कैसे रिलेट कर सकते हो लाइन इंटीग्रल का। स्टोक्स थ्योरम जो है ये हमें ये बताती है। अब इसकी कंडीशन क्या है, कहां ये लगेगी? ठीक है, इसकी क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि जैसे हमने कोई क्लोज लाइन लिया, अब जरूरी नहीं है ये क्लोज लाइन एक ही प्लेन में हो, ये डिफरेंट प्लेन्स में भी हो सकता है। तो कैसा भी फर्क, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आपका तो क्लोज्ड लाइन लोगे तो उससे सरफेस बनना ही बनना है। तो ये मेरा क्लोज लाइन है, इससे एक मेरे पास कोई सरफेस बन गया है दोस्तों, इससे मेरे पास कोई ये सरफेस आ गया है। कंडीशन ये है कि इस सरफेस पे और इस लाइन के ऊपर, ये आपका इस सरफेस पे, इस सरफेस में हर एक पॉइंट पे और इस लाइन के ऊपर आपका जो एफ है और इसका जो डेरिवेटिव है एफ एंड इसका जो डेरिवेटिव है, इसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ एफ, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, डेरिवेटिव ऑफ एफ, एफ और डेरिवेटिव ऑफ एफ, ये क्या करने चाहिए? ये एग्जिस्ट करने चाहिए, ये एग्जिस्ट करने चाहिए। कहां पे? इस लाइन के ऊपर भी और इस सरफेस के अंदर भी, हर पॉइंट पे ये एग्जिस्ट करने चाहिए। एंड कॉन्टिन्यूस भी होने चाहिए, एंड कॉन्टिन्यूस भी होने चाहिए, हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। कहीं पे भी जंप डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए कि यहां पे अलग था और एकदम से अगले पॉइंट पे कुछ डिफरेंट हो गया। तो वो कॉन्टिन्यूटी भी मेंटेन रहनी चाहिए। एफ और उसका डेरिवेटिव, जो फील्ड है ना, वो मेरी क्या रहनी चाहिए बताइए? कॉन्टिन्यूस भी रहनी चाहिए और उसका डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूस रहना चाहिए हर पॉइंट पे, इसके हर पॉइंट पे, सरफेस के अंदर भी और लाइन पे भी, और एग्जिस्ट भी करना चाहिए। कई बार इनफाइनाइट वैल्यू आ जाती है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन है दोस्तों। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई है, ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई है, इसका मतलब आप स्टोक्स थ्योरम को लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको बस लगाते टाइम गलती नहीं करनी है, क्योंकि गलती होने के चांसेस सिर्फ लिमिट पे होते हैं। लिमिट को आप प्लस माइनस कर देते हो, उससे आपका आंसर जो है पॉजिटिव आना था वो नेगेटिव आ जाएगा, वो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो जरा देखिए दोस्तों, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं और उससे हम थोड़ा समझते हैं कि इसकी लिमिट को कैसे डाला जाता है, स्टोक्स थ्योरम कैसे लगाई जाती है। एक क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन है कि मेरे पास एक वेक्टर फील्ड दे रखी है आपको। वेक्टर फील्ड क्या है? दैट इज एक्स वाई आई कैप माइनस 2x
जे कैप, 2x जे कैप, ठीक है, ये दे रखा है। आपको बताना है फाइंड क्लोज्ड इंटीग्रल f डॉट dl, ठीक है, आपको f डॉट dl बताना है। और सरफेस आपको दे रखा है भाई, मतलब लूप दे रखा है, क्लोज लूप आपको ऐसे दे रखा है भाई, ये लूप दे रखा है। ये कोई सर्कल का पार्ट है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है, रेडियस विद रेडियस 3, ये 3 है भाई, ये x है ये y है, ये सर्कल का पार्ट है, ऐसे आ रहा है और फिर ये ऐसे जा रहा है। तो सर्कल का पार्ट है, इस सर्कल पे आप चल रहे हो, ठीक है। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है आप जानते हो, सर्कल की इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर 9। तो ये इस कर्व की इक्वेशन है दोस्तों, इस कर्व की, ठीक है। इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसे है। आपको एक क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल f डॉट dl बताना है। तो इसके 2-3 तरीके हैं। 2-3 तरीके कौन सा, एक तो पाथ मेथड से आप कर सकते हो, दूसरा आप जो है आप स्टोक्स थ्योरम से भी कर सकते हो। स्टोक्स थ्योरम बल्कि जल्दी आंसर दे देगी आपको। पाथ मेथड से आपको 3 हिस्सों में ब्रेक करना पड़ेगा, 1 2 3, ठीक है। तो आपकी मर्जी है जैसे आप सोल्व करना चाहो। पाथ मेथड बिल्कुल बेसिक होता है, उसमें गलती के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। स्टोक्स थ्योरम में गलती के चांसेस होते हैं, लेकिन आपको अगर आपने समझ लिया है तो वो भी खत्म हो जाएंगे, गलती के चांसेस भी। खासकर लिमिट को ध्यान से देखिए कि लिमिट कैसे डालें। लिमिट में हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, एक्स भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, वाई भी मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो चलिए, मैं पाथ मेथड से आप खुद करना, मैं स्टोक्स थ्योरम से आपको करके बता रहा हूं इसको, ठीक है। तो स्टोक्स थ्योरम कहते हैं कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी कर्ल ऑफ एफ डॉट ds, और आप सरफेस इंटीग्रल ले लो इसमें, ठीक है। तो जरा देखिए सरफेस इंटीग्रल कैसे लेंगे। सबसे पहले तो इसका ds बताइए, ds क्या होगा, dx dy, क्योंकि z तो वेरी नहीं कर रहा है इस सरफेस पे ना, dx dy। और किधर होगा बताओ, अगर dx dy कर रहे हो तो, और लूप की डायरेक्शन में देख रहे हो आप, लूप की डायरेक्शन में चलना आपको, तो क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, dx dy j कैप, सॉरी k कैप, ठीक है। जिधर लूप होता है सरफेस की डायरेक्शन देखने के लिए क्या करेंगे बताओ, लूप की डायरेक्शन में चलना है, तो x से y की तरफ ऐसे चलना है, तो z कैप की तरफ डायरेक्शन आ जाएगी ना आपकी, ठीक है। x से y की तरफ हाथ को घुमाओगे तो तीसरी डायरेक्शन z की तरफ आएगी, तो k कैप आ गया मेरा। तो ये मेरे पास स्मॉल सरफेस आ गया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर की वैल्यू पता चल गई मुझे, ठीक है, ds की वैल्यू पता चल गई। अब आइए कर्ल ऑफ f। तो कर्ल ऑफ f को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो 1/111, यहां पे x कैप, यहां पे y कैप, यहां पे z कैप, डेल बाई डेल x, डेल बाई डेल y एंड डेल बाई डेल z, और यहां पे h1 fu1, तो h1 की वैल्यू तो खैर 1 ही होगी, fu1 ये हो गया, h2 fu2 एंड h3 fu3, ठीक है। तो आप बताइए यहां पे क्या बनेगा। यहां से अगर मैं x कैप का कंपोनेंट निकालूं दोस्तों, तो क्या बनेगा, 0 माइनस 0, 0 आ जाएगा। माइनस y कैप का कंपोनेंट अगर मैं निकालूंगा तो दिस इनटू दिस 0, माइनस दिस इनटू दिस, ये भी 0 आ जाएगा दोस्तों। प्लस z कैप का कंपोनेंट अगर मैं निकालूंगा दिस इनटू दिस, तो ये बनेगा -2, माइनस दिस इनटू दिस, तो -x, ये लीजिए भी। तो कर्ल ऑफ f मेरे को पता चल गया, कर्ल ऑफ f इज माइनस ऑफ 2 + x k कैप, z कैप या k कैप कुछ भी लिख दो, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। अब आप बताइए, जो सरफेस है वो भी k कैप की तरफ ही है। वैसे आप अगर स्मार्ट होते तो आप सिर्फ k कैप वाला कंपोनेंट निकालते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में अगर x कैप और y कैप नॉन जीरो आ भी जाता तब भी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 ही आना था। वो निकालेंगे, समय मत खराब करो, k कैप वाला कंपोनेंट निकालो डायरेक्टली, ठीक है। तो वो वाला कंपोनेंट आप डायरेक्ट निकाल लेते और उसका फिर इसके साथ डॉट लेते। तो अब आप बताओ इसकी जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी बताओ। इसकी जो वैल्यू बनेगी दोस्तों, दैट विल बी दिस डॉट दिस। तो k कैप डॉट k कैप तो 1 होता है, तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ, माइनस मैंने बाहर ले लिया भाई, 2 + x dx dy, और इंटीग्रेशन में डबल लगाना पड़ेगा आपको। इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा और आपको इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में भी करना पड़ेगा। x और y दोनों के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करें भाई, x और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट, दोनों के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट रखनी पड़ेगी भाई, और x की लिमिट भी इंक्रीजिंग ऑर्डर होनी चाहिए और y भी इंक्रीजिंग रखना पड़ेगा। तो x को मैं एक काम करता हूं, मैं 0 से लेके 3 तक रख देता हूं। x मेरा 0 से 3 हो गया, y कहां से कहां तक हो गया, y फिर 0 से लेके और इस कर्व तक हो गया। फिर 0 से 3 तक मत लिख देना y को भी, क्योंकि उससे तो फिर एक स्क्वायर सरफेस पे आ जाओगे आप, वो नहीं आना है भाई। y मेरा 0 से इस लाइन तक जा रहा है, क्योंकि x अगर यहां पे है तो y फिर यहां पे है, x अगर यहां पे है तो y फिर यहां पे है। तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 से 3 तक ही बढ़ रही है, तो y की वैल्यू फिर यहां से यहां तक ही बढ़ रही है, इस कर्व तक ही बढ़ रही है। और इस कर्व पे y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू 0 से लेके इस कर्व तक, और कर्व पे y की वैल्यू क्या है, √9 - x²।
ठीक है भाई, ये बनेगा दोस्तों। ठीक है, जरा देख लीजिए। तो सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में सोल्व करेंगे? पहले y के रेस्पेक्ट में सोल्व करेंगे दोस्तों। तो y के रेस्पेक्ट में सोल्व करोगे तो क्या बनेगा? माइनस ऑफ इंटीग्रेशन 2 + x dx, ये तो मेरा बाहर आई गया। और y के रेस्पेक्ट में जब आप सोल्व करोगे तो dy का इंटीग्रेशन y ही बनेगा, और y के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो रूट ऑफ क्या हो जाएगा? 9 - x²। ठीक है, ये आ जाएगा, और x की लिमिट 0 से लेकर 3 तक। अब ये एक चैलेंज है सोल्व करना इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपने मैथ्स अगर पढ़ रखा है तो आपके लिए ये भी आसान रहेगा। ठीक है, रूट ऑफ 9 - x² एंड दिस इज dx, और इसको इंटीग्रेट करना है x की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक। अब कैसे इंटीग्रेट करोगे इसको? क्वेश्चन ये है, इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे दोस्तों? सोल्व कैसे करोगे इसको? तो इसका आपको या तो लुकअप टेबल का इस्तेमाल करो। देखो, इसको ब्रेक कर लो 2 हिस्सों में। कैसे? एक लिख लो 2 √9 - x² dx माइनस के साथ। ठीक है, 2 के साथ इसको लिख दिया 0 से 3 माइनस 0 से लेकर 3 तक। यहां पे क्या लिख लो? x √9 - x² dx। सही बात है। तो इसको अलग अलग कर लो भाई। इसके लिए लुकअप टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। ठीक है, इसके लिए लुकअप टेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हो कि भाई इसका डायरेक्ट क्या होता है? a² - x² का रूट का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2 को तो बाहर ले लो, और इसके लिए आप क्या करो? इसको p पुट कर लो अंदर वाले को। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करके, और आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास मैंने आंसर ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, मेरे पास जो आंसर आएगा दोस्तों दैट विल बी -9 × 1 + π/2। आप खुद चेक करना बाकी। ठीक है, -9 × 1 + π/2 ये बनेगा दोस्तों। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आएगा। तो आप इसको जरा चेक कर लीजिएगा कि कैसे आप इसको निकालोगे। एक तरीका और भी है इसका। वो तरीका क्या है? आप इस फील्ड को कन्वर्ट कर लो, इस वेक्टर फील्ड को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट कर लो, और उससे फिर आप आर वाला कंसेप्ट लगा के भी आप कर सकते हो, बट मैं नहीं चाह रहा कि कॉम्प्लिकेट करो आप। ठीक है, तो आप जरा देखो कि आसान है, बस आपको इंटीग्रेशन सोल्व करना है। ठीक है, और ध्यान दीजिए लिमिट कैसे डाली है मैंने। अगर आप लिमिट को गड़बड़ कर दोगे ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दोगे, जैसे 3 to 0 कर दिया आपने लिमिट को, तो इसका मतलब y डिक्रीज हो रहा है, dy नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये मैंने dx dy लिखना है भाई, dz क्यों लिख दिया यहाँ पे? माफ कीजिएगा, ये dx dy आएगा। ठीक है, स्मॉल सरफेस जो आएगा वो dx dy। z तो मेरा क्या है? z तो मेरा कॉन्स्टेंट है ना, 0 है, तो dx dy करो भाई इसको। ठीक है, इसको आप ठीक कर लेना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कैसे हम इसको निकालेंगे। आप पाथ मेथड से भी चेक करना कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। अगर लूप मेरा दूसरी डायरेक्शन में होता, लूप मेरा एरो जो है ना ऐसे जाके ऐसे था ना, तो आपने हाथ को ऐसे घुमाया था तो जेड कैप की तरफ आया था एरिया की डायरेक्शन। अगर लूप को एरो को उल्टा कर देता तो हाथ राइट हैंड को फिर लूप की डायरेक्शन घुमाते तो फिर एरिया -k कैप वाला लेते फिर हम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लूप की डायरेक्शन में अपने को चलना है, उससे आपको एरिया की पता चल जाएगा, एरिया के बारे में। ठीक है, तो एक स्टेप और आगे चलते हैं। तो मैंने अभी तक आपको बताया कि कैसे आप स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई करोगे और कहां पे स्टोक्स थ्योरम नहीं अप्लाई होगी। कई बार क्या होता है, जो लाइन होती है उसके ऊपर स्टोक्स थ्योरम मतलब उस पॉइंट पे आपका वो जो वैल्यू है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो दिक्कत आ जाती है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए मैं बोलूं कि भाई मेरे पास एक फील्ड है और वो फील्ड है k0/r। ठीक है, या r² कर लो और r कैप ऐसे है भाई। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको लाइन इंटीग्रल निकालना है। ये x है, ये y है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आप यहां से चल रहे हो, यहां से आप ऐसे गए और फिर आप ऐसे घूमे सर्कल में, जिसकी सर्कल की रेडियस है 2। ठीक है, और फिर वापस आप यहां पे आ गए। ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। r इज मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन, r इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस है भाई r मेरी। ठीक है, तो xy प्लेन में हो आप, और ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है भाई, सिलेंड्रिकल नहीं है। इसको आप सिलेंड्रिकल भी ले सकते हो वैसे। ठीक है, बट इन जनरल बोला है ना, तो इसलिए स्फेरिकल लेके चलो भाई। r रेडियल डायरेक्शन में लिखा हुआ है, तो लकीली आप इस प्लेन में आ गए हो, xy प्लेन में।
बट ये तो इन जनरल आर जो है वो ओरिजिन से मेजर किया गया, तो अगर ये इधर होता तो फिर इधर चलना पड़ता ना। फिर आपको पॉइंट को समझो भी मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। इन जनरल तो किधर भी हो सकता है ना, जरूरत तो नहीं एक्स वाई प्लेन में। तो आर जो है वो ओरिजिन से डिस्टेंस है, तो इसका मतलब क्या है बताओ, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है और आप जो मूव कर रहे हो वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहे हो। आप स्फीयर के सरफेस पे ही हो, जो आउटर सरफेस है स्फीयर का उसी पे हो आप। ये इसका ये मतलब नहीं है कि सिलेंडर पे घूम रहे हो आप। एक्स वाई प्लेन में सरफेस का जो हेमिस्फीयर होता है उसका नीचे वाला सर्कल भी तो एक्स वाई प्लेन में ही होता है। तो ये एक्स वाई प्लेन ही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मतलब ये स्फीयर का ही पार्ट है, ठीक है। ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है भाई, सिलेंड्रिकल नहीं है। तो आपको क्या बताना है, आपको लाइन इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है। रेडियस है 2 मेरी, ठीक है। सवाल ये उठता है कि कैसे करें। तो इसको एक बार पाथ मेथड से करते हैं, फिर स्टोक्स थ्योरम से करते हैं। देखते हैं स्टोक्स थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं है। मेरे हिसाब से स्टोक्स थ्योरम गलत आंसर देगी। क्यों नहीं देगी सही आंसर? क्योंकि ऑन द लूप देखो, ऑन द लूप ये जो r इक्वल टू 0 पॉइंट है यहां पे ये डिफाइन नहीं है f, ठीक है। तो इसलिए स्टोक्स थ्योरम से गलत आंसर आएगा। स्टोक्स थ्योरम से ये आंसर आप निकाल नहीं पाओगे। आप पाथ मेथड से करोगे तो सही आएगा। तो चलिए पहले पाथ मेथड लगा के देखते हैं। इसके 3 पाथ बने देते हैं। ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, ये पाथ 3 है, ठीक है। पाथ को मैं सर्कल में दिखा देता हूं। तो 3 पाथ है। सबसे पहले अलोंग पाथ 1, अलोंग पाथ 1। अगर पाथ 1 के अलोंग अगर आप देखोगे, पहले तो डीएल को लिख लो। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है क्लोज इंटीग्रल एफ डॉट डीएल। ये निकालना है भाई, इसकी वैल्यू बतानी है। तो पहले डीएल की वैल्यू लिखो। डीएल की वैल्यू जो आएगी दोस्तों वो क्या बनेगी? वो बनेगी डी आर आर कैप प्लस आर डी थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। ये बनेगा दोस्तों, सही है भाई। ये मेरा डीएल आएगा। अब सवाल ये उठता है कि एफ डॉट डीएल करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले पाथ 1 के अलोंग चल रहे हो। पाथ 1 के अलोंग आपका आप एक्स एक्सिस पे चल रहे हो, देखो इधर की तरफ चल रहे हो, इस तरफ। तो आपका थीटा फिक्स है 90 डिग्री पे और फाई भी फिक्स है 0 डिग्री पे। केवल आर वेरी कर रहा है भाई। इसका मतलब है आप क्या लिखोगे बताओ? आपका डी थीटा 0 हो गया और डी फाई 0 हो गया। पहले एफ डॉट डीएल लिख लो ना, चलो बाद में देखेंगे ना। एफ डॉट डीएल में आप जरा देखो, ये थीटा और फाई वाला कंपोनेंट तो खैर आएगा ही नहीं, तो क्या बन जाएगा बताओ जरा? ये बन जाएगा के नॉट अपॉन आर स्क्वायर डी आर। बोलिए दोस्तों, सही है कि नहीं है? के नॉट अपॉन आर स्क्वायर डी आर, ये आ जाएगा एफ डॉट डीएल। अब चलिए सबसे पहले पाथ 1 पे देखते हैं। तो पाथ 1 पे एफ डॉट डीएल करोगे तो क्या बनेगा? के नॉट अपॉन आर स्क्वायर डी आर। और पाथ 1 पे आर की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है? 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक। तो इसकी वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो क्या बनेगा दोस्तों? के नॉट माइनस के नॉट अपॉन आर आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, और लिमिट 0 से लेकर 2 तक। तो अब आप लिमिट को देखो पुट ही नहीं कर पाओगे मेरे ख्याल से ना। ठीक है भाई, एक बार जरा देखो मैंने सही लिखा क्या? एफ डॉट डी एल सही है भाई, बिल्कुल सही है। तो अगर आप देखोगे तो 0 पे आप पुट नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। 0 पे आप देखो आप पुट नहीं कर पाओगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? अपर लिमिट पे तो क्या बन जाएगी? माइनस के नॉट बाई 2 प्लस के नॉट बाई इनफाइनाइट, कुछ इस तरह का बने, के नॉट बाई 0। तो ये समथिंग अपॉन 0 आ गया ना, इसको डिफाइन नहीं कर पाओगे फिर आप, ठीक है। इसको डिफाइन नहीं कर पाओगे तो यहां पे आपको एक परेशानी होगी, आप इसको निकाल नहीं पाओगे एफ डॉट डीएल को। एक बार फिर से देख लो, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ऐसे कुछ थे और हमने डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, तो एफ डॉट डीएल में केवल डी आर ही आएगा। तो डी आर आएगा तो कुछ इस तरह से आप लिखोगे और आप जो है कर नहीं पाओगे भाई इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इसकी वैल्यू निकाल नहीं पाओगे आप, क्योंकि यहाँ पे r इक्वल टू 0 पे डिफाइन ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है, तो आप इसको निकाल नहीं पाओगे। नेक्स्ट जरा देखिए। अब आप बोलोगे सर ठीक है, लेकिन सच में इसकी जरूरत है क्या निकालने की? सच बताऊं तो इसकी जरूरत है नहीं दोस्तों निकालने की, ठीक है। सुनिए क्यों। क्योंकि यहां पे भी r 0 से 2 है और यहां पे भी r 2 से 0 है, ध्यान से देखो। तो अगर मैं इस पूरे तीनों पाथ को इकट्ठा लिखूं तो आप ज्यादा बेहतर समझोगे। आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी निकालने की। आप देखिएगा क्या आंसर आएगा, आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप क्यों निकाल रहे हो? ये आपको तो क्लोज लाइन इंटीग्रल से मतलब है ना, एफ डॉट डीएल। आपको तो क्लोज लाइन इंटीग्रल से मतलब है ना। तो जरा देखिए इसको कैसे लिखेंगे। हम ऐसे लिखेंगे, एफ डॉट डीएल की वैल्यू है के नॉट अपॉन आर स्क्वायर डी आर। आर कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? 0 से लेकर 2 तक। और थीटा और फाई की वैल्यू फिक्स है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे चल रहे हो ना आप, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है एक्स पे। एक्स थीटा कहां से मेजर किया जाता है? जेड से। तो 90 डिग्री है और फाई 0 डिग्री है, तो दोनों फिक्स हैं। और वैसे भी डी फाई और डी थीटा तो आ ही नहीं रहे वैसे भी यहाँ पे।
तो डी फाई डी थीटा तो देखने की जरूरत ही नहीं, केवल रेडियस देखनी है। आर कहां से कहां तक वेरी हो रही है, 0 से 2 तक, ये पाथ 1 पे है। फिर पाथ 3 पे देखो, पाथ 3 पे 2 से 0 पे आ रहे हो आप, k नोट अपॉन आर स्क्वायर डी आर, तो ये तो कट जाएगा यार, इसकी निकालने की क्या जरूरत है वैल्यू। क्यों आप इसको 0 पे देख रहे हो कि भाई 0 पुट करके और देखेंगे नोट डिफाइन आ रहा है, देखने की जरूरत ही नहीं, तो कट जाएगा यार। ठीक है, बचेगा सिर्फ ये वाला, इस पे आर चेंज हो ही नहीं रहा। अगर इस पे अगर आप आर की वैल्यू देखो, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, आर चेंज हो ही नहीं रहा, तो k नोट अपॉन आर स्क्वायर डी आर, तो डी आर की वैल्यू ही 0 हो जाएगी, तो ये तो खुद ही 0 हो जाएगा। ये दोनों कट गए एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये 0 से 2 है, ये 2 से 0 है, और ये 0 बन गया। तो इसका मतलब क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल क्या बनेगा दोस्तों, इसका 0 आंसर आएगा आपका, 0 आंसर आएगा अगर आप पाथ मेथड से चल रहे हो तो, पाथ मेथड से चल रहे हो तो। लेकिन अगर आप कर्ल वाले मेथड से करते, स्टोक्स थ्योरम से करते, तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। आई होप आपको समझ आया। ठीक है, इंडिविजुअली सोल्व कर रहे हो ना, आप फंस रहे हो कि भाई ये इसकी वैल्यू निकाल नहीं पाओगे सर, आप लिमिट नहीं पुट होगी, तो आप इंडिविजुअल क्यों कर रहे हो भाई, आप 0 to 2 ले रहे हो और यहाँ पे 2 से 0 ले रहे हो, तो ये तो कट जाएंगे दोनों, एक दूसरे के ऑपोजिट आएंगे, जो भी वैल्यू आएगी इसकी वो इसके ऑपोजिट आएगी, तो हमें निकालने की जरूरत क्या है, केवल आपको इस पे निकालना है, और इस पे आर बदल ही नहीं रहा, तो डी आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, डी आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पूरा ये एफ डॉट डी एल 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है एफ डॉट डी एल क्लोज लाइन इंटीग्रल की वैल्यू 0 आएगी। लेकिन वहीं पे अगर मैं स्टोक्स थ्योरम से करता तो इसका कर्ल निकालते पहले, तो चलिए इसका कर्ल देख लेते हैं। तो कर्ल ऑफ एफ क्या बनेगा वो जरा निकाल लेते हैं। ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो 1 अपॉन h1 h2 h3 करोगे तो r स्क्वायर साइन थीटा आ जाएगा, r स्क्वायर साइन थीटा। और यहां पे क्या बनेगा दोस्तों, यहां पे आप लिखोगे h1 u1 कैप, h2 u2 कैप, h3 u3 कैप। ठीक है, यहां पे डेल बाई डेल आर, डेल बाई डेल थीटा एंड डेल बाई डेल फाई। सही, अभी ये आएगा। अब आइए यहां पे h1 FU1, केवल FU1 ही दे रखा है, तो k नोट अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, h1 की वैल्यू 1 है, बाकी सब 0 0 आएंगे। ठीक है, तो आप जरा बताइए कर्ल ऑफ f क्या बनेगा। कर्ल ऑफ f की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। अब जरा देखो आर कैप का कॉम्पोनेंट क्या बनेगा, 0 माइनस आर थीटा कैप का कॉम्पोनेंट क्या बनेगा, आर थीटा कैप का कॉम्पोनेंट, आर थीटा कैप का कॉम्पोनेंट दिस इनटू दिस माइनस, ये भी 0 आएगा भाई, प्लस आर साइन थीटा फाई कैप, इसका कॉम्पोनेंट क्या बनेगा, दिस इनटू दिस माइनस, ये भी 0 आएगा भाई। तो यार ये तो कर्ल ही 0 आ गया इसका, तो कर्ल ऑफ एफ 0 आ गया। अगर कर्ल ऑफ एफ 0 आ गया दोस्तों, अगर कर्ल ऑफ एफ 0 आ गया तो फिर क्लोज लाइन इंटीग्रल वो भी 0 आएगा स्टोक्स थ्योरम। तो इसका मतलब आप लगा पाए यहाँ पे, लेकिन ये बस बाई चांस है, मैं आपको ये बता देता हूँ, ये बस आप ये समझिए आपका तुक्का लग गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप लगा नहीं पाते, ये 0 ही आ गया ना कर्ल ऑफ एफ, अदरवाइज कई बार ये नॉन 0 आ जाता है, आपका आंसर अलग देगा ये। ठीक है, वो इसलिए बिकॉज 0 पॉइंट पे आप इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हो इसकी वैल्यू को। ठीक है, तो मैं सोच रहा था कि भाई मे बी यहाँ पे एम्बिग्यूटी आएगी, बट एम्बिग्यूटी की जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को यहाँ पे। ठीक है, कर्ल ऑफ एफ ही 0 आ गया मेरा, तो आपको लगाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो पॉइंट को समझिए भाई कि किस तरह से आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती थी। ठीक है, और कैसे इसको हम फिर करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे इसको सोल्व करेंगे। एंड खैर हम एक क्वेश्चन करना चाहते थे जिसमें एम्बिग्यूटी आती है, वो तो खैर हमें मिला नहीं यहाँ पे। ठीक है, मैं चाह रहा था कि ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए जिसमें एम्बिग्यूटी आए और पाथ मेथड अलग दे दे आपको और दूसरा अलग दे दे। तो खैर यहाँ पे तो इससे तो हम देख नहीं पाए, इससे तो आप ये समझिए बाई चांस ऐसा हो गया कि दोनों से सेम ही आंसर आ रहा है, कर्ल ऑफ एफ ही 0 हो गया। ठीक है, तो ये लक बाई चांस है, ऐसा समझ लीजिए। चलिए एक और चीज देखते हैं, मैं एक काम करता हूँ, एक और ले लेते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई कर्ल नॉन 0 आ जाए। ठीक है, देखेगा दोस्तों, सोचिए मेरे पास एक फील्ड है, अगला एक और देख लीजिए, उससे शायद बात बन जाए। k नोट अपॉन आर स्क्वायर फाई कैप, इस बार मैं ये ले रहा हूं। ठीक है, और ये r जो है, r इज डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस, z एक्सिस से डिस्टेंस है। इसका मतलब ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, इस तरह का है। अगर मैं ऐसे ले लूं, ये x कैप है, ये मेरा y कैप है और ये मेरा z कैप है। ठीक है, r जो है डिस्टेंस फ्रॉम z है, तो यहां से मेजर की गई है डिस्टेंस। अब सुनिए मैं कैसे चल रहा हूं, मैं ऐसे आया, फिर मैं ऐसे घुमा और मैं यहां पे आ गया। इसका मतलब मेरा z नहीं वेरी कर रहा है, मेरा रेडियस वेरी कर रही है। 0 से कहां पे आया मैं, पहले x की तरफ आया,
हाइट मेरी फिक्स है भाई, हाइट मेरी 2 है यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये 0 0 2 पॉइंट है, इसका मतलब हाइट मेरी फिक्स है और मैं पूरी फिक्स हाइट पे ही घूम रहा हूँ। मतलब अगर आप इसको विजुलाइज करें तो ऐसे है, जरा देखिए, मैं बाहर आया ऐसे, फिर मैं ऐसे घूमा वाई की तरफ और फिर अंदर की तरफ आ गया। इसका मतलब एक ही प्लेन पे हूं मैं, एक प्लेन में घूम रहा हूं, ठीक है। तो यहां से आप कहां पे आ गए हो, यहां पे आप x 2 है, y मेरा 0 है, z की वैल्यू 2 है, यहां पे आ गए। फिर आप यहां पे आ गए, यहां पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 होगी और z की वैल्यू 2 होगी। तो इसका मतलब आप देखो z नहीं बदल रहा मेरा कहीं पे भी, ठीक है। तो ऐसे आप चल रहे हो लूप में और आपको क्या चाहिए, आपको क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल चाहिए, आपको क्लोज्ड f डॉट dl चाहिए। तो आप ये कैसे कैलकुलेट करोगे दोस्तों, क्लोज्ड f डॉट dl चाहिए आपको। तो देखें जरा कैसे निकालेंगे f डॉट dl। सबसे पहले dl की वैल्यू बताइए क्या आएगी, देखते हैं क्या आंसर आता है। dl की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी dr r कैप प्लस r d फाई फाई कैप प्लस dz z कैप, ठीक है भाई। तो अगर मैं f डॉट dl निकालूं दोस्तों, तो f डॉट dl में क्या बनेगा मेरे पास, वो बनेगा k नॉट अपॉन r स्क्वायर इंटू r डी फाई। सही है भाई, यही है। और ये कट गए यहां से, तो ये बन जाएगा k नॉट अपॉन r डी फाई। ये आएगा दोस्तों f डॉट dl, f डॉट dl। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका अलोंग पाथ 1, अलोंग पाथ 2 एंड अलोंग पाथ 3 आंसर निकालना है। तो अलोंग पाथ 1 देखोगे तो फाई बदल ही नहीं रहा, डी फाई की वैल्यू 0 है। तो अलोंग पाथ 1, मैं पाथ 1 को भी निशान लगा देता हूं, जरा देखिए, यह है मेरा पाथ 1, यह है मेरा पाथ 2 और यह है मेरा पाथ 3। अलोंग पाथ 1 अगर आप देखोगे तो अलोंग पाथ 1 मेरा फाई बदल ही नहीं रहा, फाई 0 डिग्री पे ही है, मैं x की तरफ चल रहा हूं। तो डी फाई की वैल्यू 0 आएगी, तो f डॉट dl क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अलोंग पाथ 1, अलोंग पाथ 1, अलोंग पाथ 1 f डॉट dl में डी फाई है बस सिर्फ, तो डी फाई की तो खैर अपने को फाई बदल ही नहीं रहा ना, 0 आ जाएगा। तो f डॉट dl क्या बनेगा, 0। ऐसे ही अलोंग पाथ 3, पाथ 3 पे भी f डॉट dl 0 आएगा, क्योंकि पाथ 3 पे भी फाई नहीं बदल रहा भाई, y एक्सिस पे आप अंदर की तरफ आ रहे हो, फाई की वैल्यू फिक्स है 90 डिग्री, y एक्सिस पे फाई की वैल्यू फिक्स है 90 डिग्री और आप अंदर की तरफ आ रहे हो। तो इसका मतलब अलोंग पाथ 3 भी जो है वो फाई नहीं बदल रहा। लेकिन अगर आप अलोंग पाथ 2 देखोगे तो फाई की वैल्यू बदल रही है। आप 0 से कहां पे जा रहे हो, 0 से आप π/2 पे आ रहे हो। इसका मतलब अलोंग पाथ 3 जो आएगा, अलोंग पाथ 3, अलोंग पाथ 3 देखोगे तो फाई बदल रहा है और रेडियस की वैल्यू फिक्स है दोस्तों 2 पे, ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 2 है, सर्कल में घूम रहे हो आप ऐसे, ठीक है। तो 2 रेडियस, तो r की वैल्यू तो 2 पुट कर देता हूं यहां पे, तो k नॉट अपॉन 2 और डी फाई कर देता हूं। फाई मेरा 0 से लेके π/2 तक चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं इसको तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा k नॉट बाई 2 इंटू π/2, तो ये बन जाएगा k नॉट इंटू π/4, ये आ गया दोस्तों, ठीक है। तो अगर मैं टोटल क्लोज लाइन इंटीग्रल निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, जोड़ दो, 0 ये है पाथ 1 पे, पाथ 3 पे भी 0 है, पाथ 2 पे है, तो क्लोज लाइन इंटीग्रल की वैल्यू आएगी k नॉट π/4, k नॉट π/4। और ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि आप पाथ मेथड चल रहे हो, पाथ मेथड में कोई मिस्टेक नहीं होती, पाथ मेथड बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। नेक्स्ट अब अगला सवाल देखिए, आगे चलते हैं। अब आगे हम इसको कर्ल से करना चाहते हैं, तो इसका एक बार कर्ल निकाल लेते हैं। तो कर्ल निकालोगे तो क्या बनेगा बताओ जरा, कर्ल ऑफ f। देखिए दोस्तों, कर्ल ऑफ f क्या होगा, अगर मैं इसको निकालूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा r कैप, r फाई कैप एंड z कैप, ठीक है। डेल बाई डेल r, डेल बाई डेल फाई एंड डेल बाई डेल z। अब यहां पे बताइए u1 f u1 कैप, तो ये तो 0 बनेगा, एंड h1 f u1, ठीक है, h2 f u2, h2 की वैल्यू r है और f u2 की वैल्यू ये है, तो k नॉट अपॉन r आ जाएगा दोस्तों, k नॉट अपॉन r, ठीक है। h2 f u2, ठीक है, और ये 0 आएगा। तो बताओ कर्ल ऑफ f क्या बना, कर्ल ऑफ f अगर मैं देखूंगा तो क्या बनेगा दोस्तों, r कैप का कंपोनेंट देखिए सबसे पहले, r कैप का कंपोनेंट दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, 0 आएगा, माइनस r फाई कैप, r फाई कैप का कंपोनेंट देखते हैं, दिस इनटू दिस 0 माइनस दिस इनटू दिस, ये भी 0 आएगा भाई, प्लस z कैप, z कैप का कंपोनेंट देखते हैं,
दिस इंटू दिस करोगे तो ये बनेगा भाई, ये बनेगा के नॉट बाई आर का डेल बाई डेल आर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस के नॉट बाई आर स्क्वायर। तो कर्ल ऑफ एफ जो है वो नॉन जीरो आया है। कितना आया है दोस्तों बताइए? वो बनेगा माइनस के नॉट अपॉन आर स्क्वायर जेड कैप। ये बन गया दोस्तों कर्ल ऑफ एफ। अब कर्ल ऑफ एफ तो आ गया, अब डीएस और निकालते हैं। तो डीएस कैसे निकालोगे? स्मॉल सरफेस, इस पे देखो ध्यान से, अगर इस पे स्मॉल सरफेस लोगे तो क्या चीज बदल रही है इस पे जेड नहीं बदल रहा। तो अगर मैं डीएस की वैल्यू लूंगा दोस्तों, तो डीएस क्या बनेगा बताओ जरा? जेड नहीं बदल रहा तो इसको छोड़ दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या लिखोगे? आर डी आर डी फाई, ये बनेगा मेरा स्मॉल सरफेस डीएस। और इसकी जो डायरेक्शन आएगी दोस्तों वो जेड कैप की तरफ आ जाएगी। जिधर मैं लूप में चल रहा हूं, अगर मैं ऐसे चलूंगा तो जेड कैप की तरफ डायरेक्शन आएगी इसकी। अब बताइए कर्ल ऑफ एफ डॉट डीएस लो, कर्ल ऑफ एफ डॉट डीएस लो, तो कर्ल ऑफ एफ डॉट डीएस लोगे तो क्या बनेगा? कर्ल ऑफ एफ डॉट डीएस लोगे तो क्या बनेगा? मेरे ख्याल से इससे भी सेम सही आंसर आएगा भाई। तो बताओ क्या बन रहा है? ये बन रहा है माइनस ऑफ के नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर डी फाई। ये लो जी, और इसको इंटीग्रेट करना है। तो एक तो आर के रेस्पेक्ट, ये तो आर से आर कट गया, तो क्या बन गया बताओ जरा? ये बन गया माइनस के नॉट अपॉन आर डी फाई। सही है भाई। और आर की लिमिट कितनी है बताओ? आर की लिमिट है 0 से लेके 2 तक, और फाई की लिमिट क्या है? 0 से लेके पाई बाई 2 तक। तो पहले फाई के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। फाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो पाई बाई माइनस के नॉट तो बाहर आ जाएगा मेरा, और पाई बाई 2 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, फाई की जगह पे माइनस पाई बाई 2 आ गया, फाई की जगह पे पाई बाई 2 आ गया, और माइनस के नॉट मेरा यूं का यूं बाहर आ गया। एक बार देख लो भाई सही लिखा है क्या। अब आइए डी आर का 1 अपॉन आर डी आर है, तो एल एन आर बनेगा ये एल एन आर। और लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर 2 तक डालो। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे दोस्तों तो क्या बनेगा बताओ जरा? ये बनेगा माइनस के नॉट पाई बाई 2 एल एन 2। और अपर लिमिट लोअर लिमिट तो पुट ही नहीं कर सकते हो आप। एल एन 0 तो माइनस इन्फाइनाइट होती है भाई। तो यहां पे ये निकालना ही महाभारत है भाई। 0 से 2 कैसे पुट करोगे? आप निकाल ही नहीं पाओगे इसकी वैल्यू को। प्रॉब्लम ये आ रही है। तो देखो स्टोक्स थ्योरम में हाथ खड़े कर दिए। यहां पे स्टोक्स थ्योरम आपको जवाब नहीं दे रही है। यहां पे इसकी सोल्व कैसे करोगे? अपर लिमिट माइनस लोअर, एल एन 0 माइनस इन्फाइनाइट होता है दोस्तों, तो आप उसकी वैल्यू को फाइनाइट निकाल ही नहीं पाओगे यहां से। प्रॉब्लम ये आ गई है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि यहां पे क्या दिक्कत आ रही है। एक बार फिर से चेक कर लो, कोई मिस्टेक ना होगी हो मुझसे। डीएस की वैल्यू मेरे हिसाब से तो ठीक लिखा है भाई मैंने। ठीक है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही किया हमने। ठीक है, तो कोई मिस्टेक नहीं है। आप इसको स्टोक्स थ्योरम से सोल्व नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाए? यहां पे स्टोक्स थ्योरम क्यों नहीं लगी? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि इस पॉइंट पे देखो आर की वैल्यू 0 है, और आर इक्वल टू 0 पे आप इसको डिफाइन नहीं कर पाओगे। आर इक्वल टू 0 पे इसको डिफाइन नहीं कर पाओगे आप। तो कंडीशन देखो ना स्टोक्स थ्योरम की क्या थी। स्टोक्स थ्योरम की कंडीशन ये थी कि हर पॉइंट पे, लूप के हर पॉइंट पे, और उससे जो सरफेस बन रहा है उसके भी हर एक पॉइंट पे ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए, इसकी वैल्यू निकल के आनी चाहिए, और इसके डेरिवेटिव की वैल्यू भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, एंड कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस तो क्या रहेगा, बट आर इक्वल टू 0 पे आप 0 पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, उसके ऊपर आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो। आप बोलोगे सर पिछले क्वेश्चन में कैसे कर गया? पिछले क्वेश्चन में तो लकीली कर्ल ही 0 हो गया था, और लूप इंटीग्रल भी 0 ही आ रहा था। क्लोज, बच गए वहां पे आप, लक बाई चांस। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा स्टोक्स थ्योरम में ऐसे केस में नहीं लगाना है। यहां पे तो साफ साफ दिख रहा है कि आर इक्वल टू 0 पे ये वैलिड नहीं है। आर इक्वल टू 0 पे आप इसकी वैल्यू निकाल नहीं सकते, और आर इक्वल टू 0 लूप पे लाई कर रहा है। तो इसलिए यहां पे स्टोक्स थ्योरम से आप आंसर दोगे तो गलत आंसर आएगा। आपको बेहतर है आप किससे करें? पाथ मेथड से करें। ऑलवेज ही आप पाथ मेथड उठा सकते हो क्लोज लाइन इंटीग्रल निकालने के लिए। स्टोक्स थ्योरम आप लगाओ ही मत, बट कई बार इतने लंबे पाथ आ जाते हैं, वहां पे फिर स्टोक्स थ्योरम हेल्प करती है। ठीक है, तो इसलिए दोनों को सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया कि कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, स्टोक्स थ्योरम को कैसे लगाएंगे, और कहां पे ये एप्लीकेबल है, कहां पे ये एप्लीकेबल नहीं है। आज के एपिसोड में इतना ही करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।